जय हिंद दोस्तों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। यह कक्षा 8वीं से 12वीं तक के परीक्षा की तैयारी के लिए इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाए। दोस्तों, आज इस विषय का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। वो विषय है क्लास 12 से जियोग्राफी, जिसे हम हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे हिंदी में हम लोग भूगोल के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को बताने वाले हैं जो परीक्षा के उद्देश्य से गहन अध्ययन करके आपके लिए बनाया गया है। ये सारे प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देरी किए देख लेते हैं वीवीआई प्रश्नों को। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न का। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देंगे। मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमताओं के विकास से लोगों के विकल्पों में वृद्धि होती है, जिससे मानव का विकास होता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर है। प्रौढ़ साक्षरता दर और शकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। संसाधनों तक पहुंच क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। जन्म दर व मृत्यु दर के बीच अंतर करें। लिखेंगे, किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर और मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, और यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या में ह्रास होता है। जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु मृत्यु दर में सभी आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार हम लिखेंगे। लिखेंगे, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, जबकि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जो सदैव धनात्मक मूल्य सापेक्ष होता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, मेट्रो रेलवे क्या है? व्हाट इज मेट्रो रेलवे? इसका आंसर लिखेंगे, मेट्रो रेल शहरी परिवहन के स्थानीय यातायात सेवा है। ध्यान रखिएगा, मेट्रो रेल जो है किसी खास शहर या किसी विशेष शहर में यदि वो प्रचालित हो रहा है तो वो सिर्फ वहीं के लिए होता है, अर्थात स्थानीय यातायात सेवा होता है, जिसमें गाड़ियाँ काफ़ी तेज चलती है और लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचाती है। यह भूमिगत भी होती है और भूमि के ऊपर पल के सहारे भी चलती है। यह प्रदूषण को कम करती है और भीड़ वाले क्षेत्र से बचकर चलती है। भारत में कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में यह सेवा उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, मेट्रो रेलवे सेवा एक ऐसा सेवा है जो कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि यह भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से हटकर अलग ट्रैक पर चलती है, जो कम समय में ज़्यादा दूरी तय करती है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख करें। इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कृषि कार्य को बहुत सारे प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अवसंरचना संबंधित कारक प्रभावित करते हैं। इनमें दो महत्वपूर्ण कारक जलवायु और भूमि की प्रकृति है।
चलिए आगे देखेंगे, सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान देंगे। लिखेंगे, जब किसानों का एक समूह अपनी स्वेच्छा से कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था का गठन करता है और मिलजुल कर आपसी सहयोग से खेती करता है, तो इस प्रकार की खेती को सहकारी कृषि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे आगे क्या कह रहा है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दे। इसका आंसर हम लिखेंगे, वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा, इस्पात, इस्पात, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। इन उद्योगों को चलाने वाली मशीन भी लोहा इस्पात से बनती है। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखेंगे इसका आंसर। कुटीर उद्योग या गृह उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखिएगा, कुटीर उद्योग के ही गृह उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, और यह उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इनमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सदस्य मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूता एवं छोटी मूर्तियाँ उत्पादित की जाती है। आगे क्या लिखेंगे, जबकि लघु उद्योग कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, किंतु इसका कारखाना घर से बाहर रहता है एवं अर्धकुशल श्रमिक तथा शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इसमें अधिक होते हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देश अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के उद्योगों में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, मशीनों के पुर्जे, वस्त्र इत्यादि का निर्माण करते हैं या कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है, जल परिवहन के क्या लाभ है। इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जल परिवहन में मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सागर या महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके रख रखाव पर बहुत कम खर्च पड़ता है। केवल दोनों छोरों पर पतन बनाने और उनके रख रखाव की आवश्यकता होती है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत कम होती है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, अतः लंबी दूरी तक भारी माल को ढोने में यह बहुत ही लाभदायक है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए देखते आगे, रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, रोपण कृषि की 4 फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, कोको और रबर। चलिए देखेंगे आगे, व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। लिखेंगे इसका आंसर, व्यापारिक समूह अपने सदस्य देशों को व्यापार में हर तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इन समूहों के देशों ने आपस में व्यापारिक समझौते कर रखे हैं, जिसका आधार भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता है। इसमें सदस्य राष्ट्र व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अनेक देशों ने अपने व्यापारिक सदस्य देशों के साथ सरल द्विपक्षीय अनुबंध है। इससे अलग अलग उत्पादों के आधार पर व्यापार बदलाव में ढील उनका उन्मूलन हो जाता है। आगे लिखेंगे, एशियन, CIS, EU, लाया, नाफ्टा ऐसे ही कुछ व्यापारिक समूह हैं। चलिए देखेंगे आगे, आगे क्या कह रहा है, बहुपक्षीय व्यापार क्या है। लिखेंगे, बहुपक्षीय या बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। एक देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। देश कुछ
व्यापारिक साझेदारी को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र नेशन की स्थिति प्रदान कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है MFN। MFN का फुल फॉर्म होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसे हम हिंदी में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। लिखेंगे, चिकित्सा के लिए किया जाने वाला पर्यटन चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। इस प्रकार चिकित्सा सेवा ही चिकित्सा पर्यटन है। विश्व में इस प्रकार के पर्यटन के क्षेत्र में उभरते हुए देशों में भारत का स्थान प्रथम है। यहाँ चिकित्सा उपचार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध हो गया है। भारत के अतिरिक्त थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि अन्य देशों में इस उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है। चलिए देखेंगे आगे, पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ प्रभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं। लिखेंगे इसका आंसर, स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क एवं रेल मार्गों के निर्माण के लिए भूमि का समतल होना उपयुक्त होता है। अधिक ढाल वाले ऊंचे नीचे पर्वतों और बालूयुक्त मरुस्थलों में सड़क और रेल मार्ग बनाना कठिन है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी कम पाई जाती है, जिससे उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और रेल मार्ग के रखरखाव पर काफ़ी खर्च पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ से सड़क, पुल और रेल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। आगे देखेंगे, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। लिखेंगे, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। पार साइबेरियन मार्ग, पार कैनेडियन मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग इत्यादि इसके उदाहरण हैं। चलिए देखेंगे आगे, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न विधाएं एक दूसरे की संपूरक होती है, स्पष्ट कीजिए। लिखेंगे इसका आंसर, सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली का अर्थ है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग। इस प्रकार विकास के वे एक दूसरे के संपूरक हो सके। अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय जल मार्ग जल तक ही सीमित रहता है और इससे आने जाने वालों मालों या यात्रियों के लिए यह आवश्यक होता है कि पतन से देश के आंतरिक भाग तक रेल और सड़क मार्ग विकसित हो। रेल मार्ग पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई तक नहीं बन पाते हैं, अतः ऊंचाई तक जाने के लिए रेल मार्ग के रूप में सड़क मार्ग का विकास किया जाता है। वायु मार्ग के संपूरक के रूप में हवाई अड्डा से विभिन्न भागों तक रेल या सड़क मार्ग बनाना पड़ता है। चलिए देखेंगे आगे क्या कह रहा है। भारत में 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता को स्पष्ट करें। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर। लिखेंगे, 1991 से 2001 के दशक में भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर में प्रादेशिक भिन्नताएं बहुत अधिक हैं। सर्वाधिक वृद्धि दर 64.53% नागालैंड में थी और न्यूनतम वृद्धि दर 9.43% केरल में थी। केरल के अतिरिक्त अन्य दक्षिणी राज्यों जैसे कि तमिलनाडु 11.72%, आंध्र प्रदेश 14.59% और कर्नाटक 17.51% में भी वृद्धि की दर कम थी। यही स्थिति छत्तीसगढ़ 18.27%, गोवा 15.21%, उड़ीसा 16.25% थी। इसके मुख्य कारण उच्च साक्षरता दर, उच्च नागरिकरण तथा अधिक आर्थिक विकास है। दूसरी ओर जनसंख्या में अधिक वृद्धि 20 से 25% नागालैंड के अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि में हुई। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। लिखेंगे इसका आंसर,
विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। यह दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्य में सम्मिलित करता है। 1948 में इसे गैट नाम से बनाया गया तथा जनवरी 1995 में इसे विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग संक्षिप्त में WTO के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन को संक्षिप्त में हम लोग WTO कहते हैं, ध्यान रखिएगा, WTO में रूपांतरित कर दिया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ यह स्थित है। 2005 में 149 देश इसके सदस्य थे। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। लिखेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है और इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पर्यावरण से प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसके विपरीत द्वितीय कार्यकलाप में प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना दिया जाता है। विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए देखेंगे आगे, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है। लिखेंगे, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यह देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। इसके विपरीत स्थिति में यह धनात्मक अथवा अनुकूल होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापार संतुलन अथवा भुगतान संतुलन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऋणात्मक संतुलन का अर्थ यह है कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। इससे उसके वित्तीय भंडार समाप्त होने लगेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। चलिए बात करेंगे आगे, पर्यटन के कोई दो लाभों का उल्लेख करें। लिखेंगे, पर्यटन एक यात्रा है जो प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। प्रमोद अर्थात जिसे हम सुख कहेंगे या खुशी कहेंगे या हम आनंद कहेंगे, इस प्रकार से प्रमोद का अर्थ होगा। लिखेंगे, पर्यटन एक यात्रा है जो प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय कार्यकलाप है जिससे अनेक लोगों को रोजगार मिलता है तथा देशों को राजस्व प्राप्त होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्थानीय व्यक्तियों को आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है तथा पर्यटन अवसंरचना उद्योगों को पोषित करता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह लोगों को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, मनोहारी दृश्यों, स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखने का अवसर प्रदान करता है। चलिए देखेंगे आगे, फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे, फुटकर व्यापार सेवा वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। चलिए देखेंगे आगे, प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, संक्षेप में लिखें। लिखेंगे, प्रौद्योगिकी पार्क को उच्च प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर पार्क भी कहा जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के केंद्र से है जिनमें ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर, रडार, सेल्यूलर, टेलीकॉम, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर का हार्डवेयर
इत्यादि का निर्माण होता है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, अतः इस उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे इसका आंसर। चलिए देखेंगे आगे, खनिज आधारित उद्योगों से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे खनिज आधारित उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसमें कच्चा माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। लोहा इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर इत्यादि का प्रयोग होता है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्न जो आपको बताया गया है यह परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे और इसका गहन अध्ययन कर लेंगे और इसे याद करेंगे।